हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवल्दे भारती। आज हम लोग कट एंड लूज फ्लावर प्रोडक्शन में नेक्स्ट क्रॉप को डिस्कस करेंगे आफ्टर जरबेरा। पिछले लेक्चर 6 में हम लोगों ने जरबेरा कट फ्लावर का डिटेल में डिस्कशन किया था। इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कट फ्लावर क्रॉप कार्नेशन या डायंथस को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिस की कमर्शियल लेवल पर या व्यावसायिक स्तर पर किस तरह से कार्नेशन को जो है कल्टीवेट किया जाता है। कार्नेशन भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कट फ्लावर क्रॉप है जो कि इंटरनेशनली बहुत डिमांडेड है। तो इसकी जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस है उसका जो है हम लोग आज डिटेल में उसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिस को डिस्कस करेंगे। कार्नेशन के बारे में इतना जान लीजिए कि ये कट फ्लावर जो इंटरनेशनली जितने भी तरह के कट फ्लावर्स का ट्रेड होता है उसमें फर्स्ट नंबर पर है तो रोज़ है, सेकंड पर क्राइजेंथेमम है जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, थर्ड नंबर पे है कार्नेशन। कार्नेशन जो है तीसरी नंबर की जो है मोस्ट पॉपुलर कट फ्लावर क्रॉप है जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेड की जाती है, सबसे ज़्यादा इसका व्यापार होता है। और कार्नेशन को सिर्फ कट फ्लावर ही नहीं, एज अ लूज फ्लावर भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके टेक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो बॉटेनिकली इसको डायंथस कैरियोफिलस बोलते हैं। कॉमन नेम इसका कार्नेशन है और बॉटेनिकल नेम है इसका डायंथस कैरियोफिलस। फैमिली है इसकी कैरियोफिलेसी। क्रोमोसोम नंबर है इसका डिप्लॉइड 30 है और जो है टेट्राप्लॉइड 60 है। तो इस तरह से लेकर के ऑक्टाप्लॉइड तक की इसमें जो है क्रोमोसोम्स में वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। सेंटर ऑफ ओरिजिन है इसका मेडिटेरेनियन रीजन, मतलब जो भूमध्य सागर है उसके आसपास की जो कंट्रीज़ है जैसे ग्रीस है, इटली है, वो इसका मेन सेंटर ऑफ ओरिजिन है। कहीं कहीं पर आपको साउथ यूरोप भी देखने को मतलब लिखा हुआ मिलेगा, तो साउथ यूरोप भी इसी रीजन को बोलते हैं, मेडिटेरेनियन रीजन को। इंट्रोडक्शन में इसको थोड़ा देख लेते हैं, कार्नेशन क्या है। कार्नेशन इज़ यूज टू रिफर टू डायंथस कैरियोफिलस एंड इट्स कल्टीवर्स। कार्नेशंस जो कार्नेशन फ्लावर है वो डायंथस कैरियोफिलस जो स्पेशीज़ है या उस स्पेशीज़ की जो भी वेराइटीज़ हैं उनको कार्नेशंस कहा जाता है। साथ ही साथ डायंथस कैरियोफिलस जो एक्चुअली जो मॉडर्न कार्नेशन है, मॉडर्न जो कार्नेशन है इस समय जो कट फ्लावर के तौर पे यूज़ होता है उसका वाइल्ड पेरेंट डायंथस कैरियोफिलस है। तो डायंथस कैरियोफिलस जो वाइल्ड पेरेंट है और डायंथस कैरियोफिलस जो दूसरी डायंथस स्पीशीज से क्रॉस होकर के जो इवॉल्व फॉर्म है डायंथस के जो इवॉल्व हुए हैं उन सभी को एक्चुअली कार्नेशंस कहा जाता है। लेकिन मेन पेरेंट जो कार्नेशन का है वो है डायंथस कैरियोफिलस। तो डायंथस कैरियोफिलस या डायंथस का मतलब क्या होता है? डायंथस ये एक ग्रीक वर्ड है, डायंथस जो दो शब्दों से मिलके बना है, डायोस और एंथोस। डायोस मतलब होता है डिवाइन, एंथोस मतलब फ्लावर, मतलब कि डिवाइन फ्लावर या फ्लावर ऑफ ज्यूस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कट फ्लावर क्रॉप है इंटरनेशनल फ्लावर मार्केट में और इसको बहुत ज़्यादा प्रीफर किया जाता है एज अ कट फ्लावर क्योंकि इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं। सबसे पहली क्वालिटी तो ये है कि इस फ्लावर में बहुत ही वाइड रेंज ऑफ कलर वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। बहुत इसके फ्लावर्स के मतलब बहुत तरह के कलर्स में इसके फ्लावर में आपको वेरिएशन है। उसके बाद है एक्सीलेंट कीपिंग क्वालिटी, मीन्स इस फ्लावर की शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। शेल्फ लाइफ इन सेंस कि अगर ये फ्लावर थोड़ा सा विल्ट कर जाता है, मतलब थोड़ा सा मुरझाने लगता है और इसको आप फिर हाइड्रेट करा दीजिए, मीन्स वाटर में या पानी में इसको डिप करके इसकी स्टेम को रख दीजिए तो ये फिर से हाइड्रेट हो जाता है। तो ये इसकी जो कीपिंग क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। दूसरा है वाइड रेंज ऑफ फॉर्म। इसके फॉर्म मतलब फ्लावर का जो शेप है या साइज़ है उसमें भी बहुत सारा वेरिएशन है, सिर्फ कलर ही नहीं, इसके शेप साइज़ को लेकर भी वेरिएशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वालिटी है इसमें कि एबिलिटी टू विदस्टैंड लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कितनी भी लंबी दूरी का ट्रांसपोर्टेशन हो वहाँ पर इसको जो है ट्रांसपोर्ट करते समय इसको विदाउट एनी डिग्रेडेशन हम लोग इसको ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि शेल्फ लाइफ इसकी बहुत अच्छी है, इसलिए इसको लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी डिग्रेडेशन इन इट्स शेल्फ लाइफ।
और इसकी एज वेल एज रिमार्केबल एबिलिटी टू रीहाइड्रेट आफ्टर कॉन्टिन्यूस शिपिंग। ये जो बात मैंने अभी बोली थी कि लगातार ट्रांसपोर्टेशन लंबे दिनों तक करने के बाद अगर ये विल्ट कर जाता है, थोड़ा मुरझाने भी लगता है, तो इसके अंदर रीहाइड्रेशन की एबिलिटी होती है। तो ये सारी क्वालिटीज़ की वजह से इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जो है एज कट फ्लावर। कार्नेशन का कल्टीवेशन, क्योंकि इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए, तो जो है अच्छी क्वालिटी का, गुड क्वालिटी का जो कार्नेशन प्रोडक्शन अगर हमें करना है तो वो हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ही करते हैं। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को ही प्रिफर करते हैं, कार्नेशन का हम ओपन कल्टीवेशन जल्दी प्रिफर नहीं करते, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के फ्लावर प्रोडक्शन ओपन कल्टीवेशन में नहीं होते। लेकिन कार्नेशन की जो दूसरी स्पीशीज़ हैं, जैसे जो ऑर्नामेंटल हैं, जो लैंडस्केपिंग में सजावटी तौर पर जो कार्नेशन की जो वैरायटीज़ यूज़ की जाती हैं, उनको तो हम जनरल जो है ओपन कंडीशन में गार्डन्स वगैरह में हम लगाते हैं। लेकिन जब हम कार्नेशन को कट फ्लावर के लिए प्रोडक्शन के लिए हम लेंगे तो हम ग्रीन हाउस या प्रोटेक्टेड कंडीशन में ही उसका कल्टीवेशन करेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अभी आगे के स्लाइड्स में कि जो कार्नेशन है इसमें स्पेशीज़ और वैरायटी को लेके बहुत वेरिएशन है, और अलग अलग वैरायटी या अलग अलग स्पेशीज़ को या अलग अलग फ्लावर टाइप को हम लोग अलग अलग पर्पस से यूज़ करते हैं। तो इसका इम्पॉर्टेंस और यूज़ देखते हैं। वन ऑफ द टॉप 10 कट फ्लावर क्रॉप इन इंटरनेशनल मार्केट, जो टॉप 10 कट फ्लावर्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उनमें कार्नेशन एक है। कट फ्लावर के अलावा इसको लैंडस्केपिंग में यूज़ किया जाता है। लैंडस्केपिंग में फॉर बेडिंग पर्पस, मतलब क्यारियों में लगाने के लिए, पॉट्स गमलों में लगाने के लिए, रॉक गार्डन में यूज़ करने के लिए क्योंकि हार्डी होता है, विंडो बॉक्सेस में लगाने के लिए, या एज प्लांट के तौर पर हम इसको प्लांट करते हैं। इट गिव्स ए यूनिक सॉफ्टनेस इन द रॉक गार्डन। रॉक गार्डन में अगर हम इसको प्लांट करते हैं तो रॉक गार्डन को थोड़ा सा उसको जो है एक सॉफ्ट लुक ये प्रोवाइड करता है। फ्लावर अरेंजमेंट में भी हम कार्नेशन को यूज़ करते हैं होम डेकोरेशन के लिए, और इसका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में किया जाता है, जैसे इटली है, स्पेन, कोलंबिया, केन्या, इटली, स्पेन और साउथ अमेरिका की जो कंट्री है कोलंबिया, इसी तरह साउथ अफ्रीका, केन्या में, और श्रीलंका में, कैनरी आइलैंड में, फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी, यूएसए, मतलब इतनी सारी कंट्रीज़ में इसका ब्रॉड लेवल पर इसका कल्टीवेशन किया जाता है। इस फ्लावर की सबसे ज़्यादा डिमांड जो होती है साल में वो वैलेंटाइंस डे पर होती है, ईस्टर के टाइम पर होती है, मदर्स डे के टाइम पर होती है और क्रिसमस के टाइम पे होती है। एक्चुअली जितने भी कट फ्लावर्स है ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री के ये 3-4 जो डेज़ हैं, जैसे मदर्स डे है, ईस्टर डे है, क्रिसमस है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ज़्यादातर कट फ्लावर्स को जो भी हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, हम लोगों ने देखा कि उनका जो हाई डिमांड होती है वो इन्हीं दिनों में होती है, मीन्स फ्रॉम नवंबर टू अप टू फरवरी तक। इस फ्लावर की मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है, इसको एज अ कार्डियोटॉनिक के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। कार्डियो मतलब हार्ट का टॉनिक के तौर पे भी इसको यूज़ करते हैं। डाइफोरेटिक भी होता है और एलेक्सिट्रिक भी होता है, मीन्स एंटी पॉइजनस होता है। ये किसी भी तरह का इंसेक्ट पॉइजनस इंसेक्ट ने अगर बाइट कर लिया है तो उसके लिए भी जो है ये यूज़फुल है। साथ ही साथ ये इसमें फ्रेगरेंस होती है, तो इसमें परफ्यूम भी जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ज़्यादातर फ्रांस में इसका परफ्यूम एक्सट्रैक्शन किया जाता है। इसमें वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है जो कि फ्रेगरेंट होता है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल की बात की जाए कि मतलब इंटरनेशनल मार्केट में इस समय इसका करंट में इसका क्या पोटेंशियल है, तो जो यूनाइटेड नेशन का कॉमर्स ट्रेड डेटा है, यूएन कॉमट्रेड डेटा, यूएन कॉमट्रेड का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस कॉमर्स एंड ट्रेड डेटा, तो उसके मुताबिक जो कार्नेशन है वो 3rd मोस्ट ट्रेडेड फ्लावर है, तीसरी सबसे बहुत ज़्यादा व्यापार की जाने वाली, मतलब कट फ्लावर के तौर पर तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट कट फ्लावर क्रॉप है जिसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। और ये 3rd नंबर पर 2014 से 18 तक ये बनी हुई है आफ्टर रोज एंड क्राइजेंथेमम। कोलंबिया मतलब साउथ अमेरिका की जो कंट्री कोलंबिया वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कार्नेशन का। कोलंबिया जो है कार्नेशन का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, और किन को जो है यूरोपियन कंट्री को, नीदरलैंड को, स्पेन को, टर्की को, चाइना को, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। और इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पर एक्सपोर्टर है वो है नीदरलैंड, स्पेन, टर्की और चाइना।
तो कोलंबिया के बाद सेकंड मोस्ट जो है निर्यात करने वाला देश है नीदरलैंड, फिर स्पेन निर्यात करता है, फिर टर्की और फिर चाइना, और कुछ ही कंट्रीज़ में इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। तो जिन कंट्रीज़ में आयात होता है इस फ्लावर का वो है नीदरलैंड। देखिए नीदरलैंड कार्नेशन का सेकंड मोस्ट एक्सपोर्टर भी है और फर्स्ट इंपोर्टर भी है। मतलब ये दूसरे देशों से ख़रीद करके जैसे साउथ अमेरिका या साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ से ये ख़रीदता है और फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में बेचता भी है, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा भी था कि नीदरलैंड जो है इंटरनेशनल कट फ्लावर की मार्केट है आल्समीर में, है ना। तो यहाँ पर नीदरलैंड सबसे ज़्यादा इंपोर्ट भी करता है, आयात भी करता है, उसके बाद यूएसए इंपोर्ट करता है, फिर यूनाइटेड किंगडम जो है आयात करता है, जापान और जर्मनी, है ना। तो ये लोग ज़्यादा क्वांटिटी में कार्नेशंस को जो है इंपोर्ट करते हैं अपने यहाँ। इंडिया में कार्नेशन बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इसका नहीं है, कुछ ही स्टेट में इसके प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, जैसे बेंगलोर में है, पुणे में है, दिल्ली में, त्रिवेंद्रम में, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, वो भी बहुत ही स्मॉल लेवल पर है, कुछ ही रीजन में ये इसका कल्टीवेशन कॉन्सेंट्रेटेड है, और फिर उसको हम जो भी फ्लावर प्रोडक्शन होता है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। ऑल्दो कि जो है बाय वॉल्यूम जो है बहुत ही कम % है कार्नेशन के एक्सपोर्ट का। बॉटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए कि कार्नेशन का पौधा होता कैसा है, दिखता कैसा है, तो ये जो इमेज देख रहे हैं इसमें आप इस प्लांट को देख रहे हैं, ये डायंथस का प्लांट है, एनुअल क्राइजेंथेमम भी इसको बोलते हैं। एनुअल भी होता है ये, पेरिनियल भी होता है। पौधा पूरी तरह से हर्बेशियस होता है या हाफ हार्डी भी आप कह सकते हैं, मीन्स लोअर पार्ट थोड़ा सा हार्डी होता है और अपर पार्ट पूरी तरह से हर्बेशियस होता है ना। और इसकी जो हाइट जाती है पौधे की अप टू 80 सेंटीमीटर टॉल इसकी हाइट जाती है। मीन्स अलग अलग जो है टाइप का जो कार्नेशन है, अभी हम लोग आगे क्लासिफिकेशन में देखेंगे। जैसे एनुअल क्राइजेंथेमा में तो उसकी हाइट 35 टू 40 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर तक जाती है। और उसी तरह से जो परपीचुअल टाइप के कार्नेशन है जो कट फ्लावर के तौर पे यूज़ होते हैं उनकी हाइट 80 सेंटीमीटर तक जाती है। तो मतलब अप टू जितनी भी इसमें वेरिएशंस है मैक्सिमम हाइट इसकी 80 सेंटीमीटर तक जाती है। पत्तियां इसकी आप देख रहे हैं पतली और लंबी होती है, चमकदार होती है। पत्तियों का कलर थोड़ा सा ब्लूइश जो है ग्रीन भी आपको देखने को मिलेगा, या पिंकिश पर्पल जो है ब्लूइश ग्रीन। हाँ, पत्तियों का जो कलर होगा वो थोड़ा सा ग्रीन तो होगा पर थोड़ा सा ब्लूइश टिंज उसमें होता है। और लंबाई जो पत्तियों की होती है अप टू 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। फ्लावर क्लस्टर में भी आते हैं और सिंगल भी आता है। तो सिंगल जो फ्लावर होगा तो वो हम कट फ्लावर में स्टैंडर्ड के तौर पर हम उसका प्रोडक्शन करते हैं, जब पर ब्रांच या पर प्लांट हम एक सिंगल फ्लावर प्रोडक्शन करते हैं। और क्लस्टर में भी हम करते हैं स्प्रे फॉर्म में, जिसमें 5 या 6 का फ्लावर इकट्ठे जो है क्लस्टर में प्रोड्यूस होता है। फ्लावर का साइज़ स्मॉल से लेके लार्ज, मतलब स्मॉल साइज़ के फ्लावर भी आते हैं, 3 to 5 सेंटीमीटर डायमीटर के भी होते हैं, और थोड़ा लार्ज साइज़ के भी होते हैं, मतलब अप टू 12 सेंटीमीटर तक भी होते हैं। फ्रेगरेंस होती है। कलर फ्लावर का जो कलर है वो ब्राइट पिंक, पर्पल, रेड, वाइट, येलो, ग्रीन, मतलब अलग अलग कलर के वेरिएशन में पेटल्स इसकी आपको देखने को मिलेंगी। दे ब्लूम ड्यूरिंग कूल टाइम्स, मतलब ये विंटर फ्लावरिंग जो है प्लांट है, विंटर्स में फ्लावरिंग होती है, स्पेशली अर्ली विंटर्स में, मतलब विंटर्स की शुरुआत में ही। स्पीशीज़ वेरिएशन की अगर देखा जाए बात, तो डायंथस में सबसे ज़्यादा जो मेन इसका पेरेंट है वो तो है डायंथस कैरियोफिलस, वाइल्ड पेरेंट है। उसके अलावा दूसरी डायंथस स्पीशीज़ है जिससे डायंथस कैरियोफिलस क्रॉस करके, मतलब डायंथस कैरियोफिलस का क्रॉस हुआ है और तमाम अब जो हाईली इवॉल्व्ड कार्नेशन जो है वो प्रोड्यूस्ड हुए हैं। तो डायंथस कैरियोफिलस, डायंथस बारबेटस, डायंथस चाइनेंसिस, डायंथस एल्पाइनस, डायंथस ग्रैंडीफ्लोरस, डायंथस जिजेंटियस, डायंथस हाइब्रिडस, डायंथियस नोबिलिस। तो ये स्पीशीज़ है जो आपस में एक दूसरे से इंटरक्रॉस कर सकती हैं और इससे तमाम दूसरे तरह के इवॉल्व्ड कार्नेशंस प्रोड्यूस हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें हम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, मतलब किस तरह से इन स्पीशीज़ से इवोल्यूशन के थ्रू कैसे कैसे कौन कौन सी क्लास जो है क्राइसेंथेमम की इवॉल्व हुई है, तो वो हम क्लासिफिकेशन में उसको हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि बॉर्डर
पहला जो टाइप का है कार्नेशन वो है बॉर्डर और या पिकोटी, बॉर्डर एंड पिकोटी टाइप। ये सबसे पुराना क्राइजेंथीमम माना जाता है। मतलब ओल्डेस्ट टाइप ऑफ क्राइजेंथीमम कह रही हूँ, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ कार्नेशन है ये। और इसका जो एंसेस्टर पेरेंट है, जिस पेरेंट से ये इवॉल्व हुआ है वो है वाइल्ड पेरेंट है डायंथस कैरियोफिलस, और दूसरी जो डायंथस स्पीशीज़ है उनके क्रॉस से ये बॉर्डर या पिकोटी टाइप का जो है कार्नेशन इवॉल्व हुआ है। अगर बॉर्डर या पिकोटी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पेटल्स में देखिए तो इसकी पेटल्स की जो मार्जिन है इसमें दूसरे कलर से जो है जो दूसरे कलर का आपको शेड मिलेगा और बाकी सेंटर वाले पोर्शन पे दूसरे कलर का, तो वो एक बॉर्डर जैसा फॉर्म करता है। तो इसीलिए इस तरह का जब पेटल का हम वो देखते हैं, फॉर्म देखते हैं पेटल्स का, तो ये इस तरह में जितने भी कार्नेशंस होते हैं वो बॉर्डर या पिकोटी कहलाते हैं। स्मॉल साइज में भी होता है ये और लार्ज साइज में भी। सिंगल पिकोटी भी होता है और डबल। सिंगल मतलब कि जब हम देखें 4 या 5 पेटल ही पेटल्स की होल्स हों तो वो सिंगल कहलाता है, और 5 पेटल से भी ज़्यादा पाई जाती हैं तो वो डबल फ्लावर टाइप है ना। तो ये बॉर्डर या पिकोटी फॉर्म है, बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है, सिमेट्रिकल फ्लावरिंग होती है, और ये जो है पेरेनियल नेचर का होता है। मीन्स इस मतलब जो है प्लांट जो है इसका साल में जो है रिपीटेड फ्लावरिंग इसमें होती है। फ्लावर कलर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, सिंगल कलर से लेकर के जो है 2 कलर्स का भी ब्लेंड आपको इसमें देखने को मिलेगा। और ये जो इरेगुलर मार्किंग की बात हो रही है वो इसकी मार्जिन्स की ही बात हो रही है। तो जो फर्स्ट ईयर में जो अगर इसका जो प्लांट है इसमें पहले साल में सिंगल स्टेम प्रोड्यूस होती है, और सेकेंड ईयर में इसमें साइड ब्रांचिंग होती है और पौधा और ज़्यादा बुशी हो जाता है। ये मीन्स ये पेरेनियल है। दूसरी क्लास या दूसरी कैटेगरी का जो कार्नेशन है वो है चबौद या मार्गरेट कार्नेशन। मार्गरेट इसको कॉमनली बोलते हैं। ये इवॉल्व हुआ है डायंथस चाइनेंसिस और डायंथस कैरियोफिलस के क्रॉस कॉम्बिनेशन से। ये एनुअल जो है कार्नेशन है या एनुअल डायंथस है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने इस बार विंटर एनुअल्स में कॉलेज में डायंथस ग्रो भी किया था, तो ये वही वाला है जिसको हम लोग लैंडस्केपिंग में ज़्यादातर हम लोग इसको यूज़ करते हैं, क्यारियों में लगाने के लिए या ग्रुप में हम मास इफेक्ट देने के लिए या बॉर्डर पर या एज प्लांट के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं। ये भी सिंगल या डबल फ्लावर टाइप में होता है, मतलब 4 और 5 पेटल हो तो सिंगल और मोर देन 5 पेटल्स हो तो जो है डबल। तो ये मार्गरेट टाइप का जो ये डायंथस है या कार्नेशन है ये एनुअल नेचर का होता है और ये सीड से प्रोपोगेट किया जाता है। जो पेरेनियल वाले हैं उनको हम कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं, जो एनुअल है उनको हम सीड से प्रोपोगेट करते हैं। फ्लावर्स जो है लार्ज भी होते हैं विथ फ्रिंज पेटल। फ्रिंज्ड मतलब इसकी पेटल जो मार्जिन्स पर आप देखेंगे तो उसमें जो है लाइक आरी जैसा जो है आरी जैसी कटिंग्स आपको थोड़ी सी देखने को मिलेंगी, तो उसे बोलते हैं फ्रिंज्ड पेटल्स, है ना। और इसकी वाज लाइफ जो है बहुत ज़्यादा नहीं, मॉडरेट होती है। 4 to 5 डेज इसकी जो है वाज लाइफ है, अगर नॉर्मल वाटर में। नेक्स्ट है कैटेगरी का मैलमेसन टाइप का ये कार्नेशन है। ये इसमें जो है पत्तियाँ इसकी थोड़ी सी चौड़ी होती हैं, ज़्यादा डार्क ग्रीन होती हैं, और फ्लावर जो है इसका लार्ज होता है, पूरी तरह से डबल फ्लावर है क्योंकि नंबर ऑफ पेटल्स ज़्यादा है, ज़्यादातर पिंक कलर में होता है, और जो है विद वेल फ्रिल्ड सेंटर। मतलब इसमें जो ये जो पेटल्स हैं ये फ्रिल्स की तरह, मतलब बहुत एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होती हैं, फ्रिल्स की तरह ये अलग अलग सी रहती हैं। फ्लावर्स हैव रिच फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा होती है। सूटेबल फॉर पॉट पर्पस ड्यू टू इट्स ड्वार्फ हैबिट। इसकी ड्वार्फ हैबिट होने की वजह से इसको ज़्यादातर पॉट पर्पस से यूज़ किया जाता है, कट फ्लावर के तौर पर नहीं। नेक्स्ट है परपीचुअल टाइप कार्नेशन। परपीचुअल टाइप जो कार्नेशन है इसको हम लोग कट फ्लावर की तरह यूज़ करते हैं, है ना। जो बॉर्डर या पिकोटी है वो तो एक फॉर्म है, अगर लार्ज साइज़ का है तो परपीचुअल में बॉर्डर और पिकोटी टाइप भी फ्लावर्स होते हैं लार्ज साइज़ के,
तो और स्मॉल साइज़ के हैं तो लैंडस्केपिंग में यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो परपिचुअल हैबिट वाला है जिसमें लार्ज साइज़ के फ्लावर्स आते हैं, इनको हम जो है एज अ कट फ्लावर के तौर पर इनका प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हम करते हैं। और ये बहुत ही रीसेंट के इवॉल्व्ड कार्नेशन है, मतलब इनका इवोल्यूशन बहुत बाद के समय में हुआ है, 1850 के दौरान यूरोप में। और ये भी हाइब्रिड हैं, कई सारी डायंथस स्पेशीज़ के क्रॉस से इवॉल्व हुआ है। एकदम नोन स्पेशीज़ नहीं पता है कि कौन सी स्पेशीज़ से एक्चुअली किस स्पेशीज़ के क्रॉस से परपिचुअल टाइप इवॉल्व हुए हैं, लेकिन जो भी है डायंथस स्पेशीज़ के आपस में इवोल्यूशन से ये हाईली इवॉल्व्ड टाइप का परपिचुअल टाइप का कार्नेशन इवॉल्व हुआ है। ये ज़्यादा हार्डी नहीं होता है। हार्डी मतलब कि मीन्स बहुत ज़्यादा क्लाइमेट को टॉलरेंट करने की इसकी क्षमता नहीं होती। ड्रॉट हो गया या फिर जो है हाई टेम्परेचर हो गया या किसी भी तरह की नेचुरल एक्सट्रीमिटीज़ हो गया, उसको बहुत ज़्यादा टॉलरेट मीन्स बहुत ज़्यादा हार्डी नहीं होता। फ्लावरिंग राउंड द ईयर होती है। परपिचुअल नाम ही इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसमें परपिचुअल का मतलब जिसमें राउंड द ईयर फ्लावरिंग होती हो। फ्लावर स्टॉक इसका लंबा होता है, मतलब फ्लावर की जो स्टेम होती है वो लंबी होती है और थोड़ी सी हार्ड होती है, इसीलिए इसको कट फ्लावर के तौर पर ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अच्छी क्वालिटी का फ्लावर प्रोडक्शन होता है और ट्रांसपोर्टेशन को ईज़िली जो है इसको लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो वो तो हम लोग जानते हैं क्योंकि इसमें जो है रिहाइड्रेशन एबिलिटी होती है। तो ये परपिचुअल भी दो तरह के ग्रुप में आते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड और सिम। स्टैंडर्ड और सिम टाइप। सिम और स्टैंडर्ड एक ही नाम है। मतलब जब हम लार्ज साइज़ का फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं जिसमें एक लंबी स्टेम हो, यानी सिंगल लार्ज ब्लूम एक प्लांट पर या एक या दो लार्ज साइज़ फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, तो वो स्टैंडर्ड और सिम टाइप कहलाता है। और दूसरा है जब हम बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर क्लस्टर में एक ही स्टेम पर बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर ग्रुप में हम प्रोड्यूस करते हैं, या स्मॉल साइज़ के जो कई सारे फ्लावर्स हम जब एक ही प्लांट में प्रोड्यूस करते हैं, तो वो है स्प्रे टाइप, है ना। तो ये दो तरह के परपिचुअल टाइप होते हैं। स्टैंडर्ड परपिचुअल कार्नेशंस होते हैं, एक स्टैंडर्ड टाइप, दूसरा स्प्रे टाइप। और ये वार्म क्लाइमेट के लिए ज़्यादा अडेप्टेबल है स्प्रे टाइप एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड टाइप। उसके बाद वैरायटीज़ की अगर बात की जाए तो वैरायटीज़ में जो है हम स्टैंडर्ड और स्प्रे की जो है वैरायटी कट फ्लावर के तौर पर कल्टीवेट की जाती है, और जो एनुअल्स हैं उनको हम लैंडस्केपिंग में यूज़ करते हैं। तो कौन कौन सी कमर्शियल वैरायटीज़ हैं जिनको हम जो है ज़्यादातर कल्टीवेशन किया जाता है। ज़्यादातर वैरायटीज़ एक्जोटिक ही हैं, जैसे कि स्कैनिया है, टैंगा, किलर, रेड कलर की कार्नेशंस हैं। उसी तरह पिंक कलर वैरायटी में है नोरा, पिंक, सिम, कैंडी और कैलिप्सो। येलो कलर में है पलास और म्यूरसिया और तहीती। वाइट कलर में है सिम, रोमा, कैंडी विद अदर्स, कैंडी वाइट, सिम, रोमा, कैंडी वाइट। और दूसरी अदर जो वेराइटीज़ हैं वो है चार्मर, सैंटियागो और वेनेसा, मोनाको, रेजिना, ट्रेंडी, पपाया, गोल्ड रश, इंटरनेट, मोनोपोल, कोबरा, शॉकिंग पिंक और वाइट सिम। ये सब जो है कमर्शियली ज़्यादातर कल्टीवेट होने वाली वैरायटीज़ हैं स्टैंडर्ड कैटेगरी में। दूसरा स्प्रे कार्नेशन, दोनों ही परपिचुअल हैं, एक स्टैंडर्ड है, दूसरा स्प्रे कार्नेशन में रेड कलर में जैसे रॉनी, कर्मा और एटना। उसी तरह पिंक कार्नेशन में है एनीलीज, बारबेरा, सिल्वरी पिंक येलो कलर में है जो है ओडियन और एलेसिटा लियोर। वाइट कलर में है रॉयलेट और तिब्बत एक्सेल। अदर वेराइटीज़ इसकी और जो हैं जैसे एक्सक्विसाइट, स्कारलेट एलिगेंस, क्रिस्टल, सिलिन्स और फ्यूरोर, स्टारडस्ट, वाइट बारबेरा और रेड बारबेरा। ये सब इसकी कमर्शियल वेराइटीज़ हैं। कुछ माइक्रो कार्नेशन जिसमें मीन्स 2 से 3 to 5 सेंटीमीटर्स के फ्लावर का साइज़ होता है माइक्रो कार्नेशंस। तो ये हैं जैसे येलो, पिंक, येलो और वीको, ये पॉपुलर वेराइटीज़ हैं। उसी तरह मिनी स्प्रे कार्नेशन जैसे लाइमा, ओनिया और रोलैंड, तो ये मिनी स्प्रे कार्नेशंस में आते हैं। तो ये इसकी अलग अलग कैटेगरी की ये वेराइटीज़ हैं। बहुत सारी वेराइटीज़ जो है डिजीज़ वगैरह के लिए रेजिस्टेंट हैं, जैसे कि एंजेला,
और रेजिना, ये रेजिस्टेंट है फ्यूसेरियम डिजीज़ के लिए। कुछ वैरायटीज़ जो है रेजिस्टेंट तो नहीं हैं पर टॉलरेट कर सकती हैं, जैसे सैलोम और वन्या। हाईली ससेप्टेबल वैरायटी जैसे पाजी। उसी तरह ब्लाइट डिजीज़ के लिए जो हाईली ससेप्टेबल वैरायटी है वो येलो डस्टी, मीन्स इसमें ब्लाइट की प्रॉब्लम पाई जाती है, लेकिन स्कैनिया वैरायटी जो है ब्लाइट रेजिस्टेंट है। उसी तरह रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है निब्बो और देसियो। मॉडरेटली रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है कैलिस्पो और एस्टर, और ससेप्टेबल वैरायटी है वाइट सिन और आयरिन। तो ये डिजीज़ की रेजिस्टेंसी के बेसिस पर अलग अलग वैरायटीज़ हैं। उसके बाद एक कल्टीवेशन अगर हमें इसका करना है तो हम इसकी सॉइल और क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट को पहले डिस्कस करेंगे, किस तरह की इसको सॉइल चाहिए और किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। तो जो कार्नेशन है इसको सैंडी लोम या लोमी सॉइल इसके लिए बेटर है इसके कल्टीवेशन के लिए, और जो सॉइल का पीएच है वो 6 to 7 के रेंज में होना चाहिए। क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर बात की जाए तो लाइट रिक्वायरमेंट 21.51 लक्स की जो लाइट इंटेंसिटी है वो इसको चाहिए, है ना। मिनिमम नेचुरल लाइट इतनी होनी ही चाहिए, इतनी इंटेंसिटी की 21.51 लक्स की, ताकि एडिक्वेट फोटोसिंथेसिस हो सके पौधे में। टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट है वो 5 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 to 18, 180 नहीं है, ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट। तो ये आइडियल है, जिसमें डे टेम्परेचर होना चाहिए 28 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 20 to 20, मतलब मैक्सिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टॉलरेट कर सकता है, 20 to 25 के बीच में, और नाइट टेम्परेचर 16 to 18 के बीच में, है ना। तो ये इसका जो है नॉर्मल टेम्परेचर का जो ये रेंज है, ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ही हम इसको प्रोवाइड करा सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर इसके लिए सूटेबल नहीं है। ये लॉन्ग डे प्लांट है, मींस लॉन्ग डे कंडीशन में ही फ्लावरिंग होती है। तो क्रिटिकल जो फोटो पीरियड चाहिए इसको मतलब वेजिटेटिव स्टेज से फ्लावरिंग स्टेज में जाने के लिए इसको 13 आवर्स की सनलाइट चाहिए, और जो लाइट इंटेंसिटी जो चाहिए वो 10 to 15 फुट कैंडल होनी चाहिए। उसके बाद CO2 की रिक्वायरमेंट ग्रीन हाउस के अंदर, क्योंकि हम इसका कल्टीवेशन प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में करेंगे, तो CO2 का जो कंसंट्रेशन है प्रोटेक्टेड मतलब पॉली हाउस में वो 500 to 1000 ppm CO2 का कॉन्सेंट्रेशन पूरे पॉली हाउस के अंदर होना चाहिए। जितना ज़्यादा CO2 का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस पौधे में होगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होनी चाहिए वो 50 to 60% होनी चाहिए पौधे में, पौधे के आसपास, मींस पॉली हाउस के अंदर 50 to 60% शुरुआत में होनी चाहिए। जब पौधा फुल वेजिटेटिव ग्रोथ में हो तो 80 to 85% होनी चाहिए, है ना। तो ये जो है सारी चीज़ें फिर उस फ्लावरिंग के टाइम पर जो है 60 to 65% होनी चाहिए। हाई डे एंड नाइट टेम्परेचर ड्यूरिंग फ्लावरिंग लीड्स टू एबनॉर्मल फ्लावर ओपनिंग एंड कैलेक्स स्प्लिटिंग। बहुत ज़्यादा हाई डे, मतलब डे या नाइट का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो फ्लावर की ओपनिंग जो है यूनिफॉर्म नहीं होती, और कैलिक्स स्प्लिटिंग जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है कार्नेशन में, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट आता है प्रोपोगेशन। क्राइजेंथेमम का हम प्रोपोगेशन कैसे करते हैं, तो क्राइजेंथेमम नहीं, कार्नेशन का हम प्रोपोगेशन जो करते हैं वो सेक्सुअल मेथड भी होता है और एसेक्सुअल मेथड भी होता है। सेक्सुअल मेथड में हम सीड से प्रोपोगेट करते हैं, और एसेक्सुअल मेथड में हम थ्रू कटिंग से करते हैं, हर्बेशियस टर्मिनल स्टेम कटिंग या टर्मिनल हर्बेशियस स्टेम कटिंग से करते हैं। तो सीड से जो हम प्रोपोगेशन करते हैं वो हम एनुअल क्राइसेंथेमम का करते हैं, जिनको एनुअल कार्नेशन का या एनुअल डायंथस का, जिसको कि हम लोग लैंडस्केप में या एज अ क्यारियों के तौर पे या एजिंग पर्पज से हम लगाते हैं, तो उसको हम सीड बीज के माध्यम से प्रोपोगेट करते हैं। जुलाई अगस्त से लेके अक्टूबर तक बीज हम बो सकते हैं। हिल्स में जो सोइंग टाइम होता है वो अगस्त से अक्टूबर तक होता है, और फिर उधर मार्च अप्रैल से, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये होता है। हिल्स में तो इसमें जो है ये राउंड आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर लो ही रहता है, जो कि इसके फ्लावरिंग के लिए सूटेबल है, क्योंकि विंटर्स में ही ये फ्लावरिंग करता है।
और सीडलिंग जो हम नर्सरी हम कैसे वैसे ही करेंगे जैसे कि जनरल सीड्स की नर्सरी की जाती है, रेज्ड बेड पर हम इसकी नर्सरी करेंगे। और जब पौधा 4 लीफ स्टेज का हो जाए तो हम इसे अपरूट करते हैं और ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं, है ना। तो सोइंग एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड गिव्स द मैक्सिमम जर्मिनेशन, मतलब बीज की बुआई 20 डिग्री सेंटीग्रेड के जब टेम्परेचर हो तब करते हैं तो अच्छी तरह से 100% जो है सीड का जर्मिनेशन होता है। कटिंग से प्रोपोगेट करते हैं। दूसरा मेथड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेनली कटिंग्स है, सॉफ्ट टर्मिनल कटिंग्स। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये देखिए ये सॉफ्ट, ये प्लांट की अपर जो प्लांट की जो स्टेम है या जो शूट है उसका ये अपर पार्ट है जिसको कटिंग के तौर पर लिया गया है, ये टर्मिनल पार्ट है। और उसके बाद इन कटिंग्स को ये प्रोट्रे में इसको प्लांट कर दिया जाता है, जिसमें कि 20-22 दिन के बाद जो है कटिंग्स जो है ट्रांसप्लांटिंग के लिए वो रेडी हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि कटिंग से कैसे प्रोपोगेट करते हैं। तो सॉफ्ट टर्मिनल कटिंग जो है इसको यूज़ मतलब कॉमनली जो है यूज़ किया जाता है कमर्शियल लेवल पर इसके प्लांट को प्रोपोगेट करने के लिए। कटिंग की जो लेंथ होनी चाहिए वो 10 से 15 सेंटीमीटर और उस पर 3 से 4 नोड होनी चाहिए। कटिंग का जो वेट है 10 ग्राम जो है वो आइडियल माना जाता है। उस कटिंग मदर प्लांट से कटिंग लेने के बाद कटिंग्स को रूटिंग हार्मोन से ट्रीट करा देते हैं, जैसे IBA 500 ppm का सॉल्यूशन बना के या पाउडर फॉर्म में हम उसको ट्रीट कर देते हैं ताकि रूटिंग जल्दी हो। फिर उसको कटिंग्स को हम जो है प्रोट्रे में भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट हम जो है नर्सरी जो रेज्ड नर्सरी बेड है हम उसमें भी कटिंग्स को प्लांट कर सकते हैं, डायरेक्ट ग्राउंड पर भी कर सकते हैं। कटिंग्स के बीच में 5-5 सेंटीमीटर की स्पेसिंग होनी चाहिए और कटिंग में रूटिंग आ जाए इसलिए जो है कॉन्टीन्यूअस जो है मॉइस्चर सॉइल में बना रहना चाहिए। तो जो है बेहतर हो कि जो है फॉगर या मिस्टिंग से हम जो है फॉगिंग या मिस्टिंग से हम जो है कटिंग को इरिगेट करें। उसके बाद नेक्स्ट है कटिंग्स जो है नॉर्मली डेवलप गुड रूट सिस्टम विद इन 20, वही मतलब कि 20 से 22 दिन के बाद जो है कटिंग्स में जो है रूटिंग हो जाती है। रूटिंग जो मीडियम है मतलब जिसमें हम कटिंग्स लगा रहे हैं वो भी स्टेरलाइज होना चाहिए ताकि किसी भी तरह की सॉइल बॉर्न डिजीज़ ना होने पाए कटिंग्स में, जैसे कि फ्यूसेरियम जो फंगस है ये सॉइल बॉर्न जो है फंगस है, तो ये फ्यूसेरियम का अटैक ना होने पाए इसलिए हम सॉइल मीडियम जो है हमारा वो कम्प्लीटली जो है फंजीसाइड से उसको आप स्टेरलाइज कर लें। दूसरा माइक्रो प्रोपोगेशन का भी मेथड है जिसमें हम बहुत ही कम समय में मोर नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो तैयार कर सकते हैं और किसी भी पार्ट को, चाहे वो रूट हो चाहे वो लीफ हो चाहे वो स्टेम हो, किसी भी पार्ट को या फ्लावर का ही पार्ट क्यों ना हो उसको ले करके एज अ एक्स प्लांट के तौर पर हम फिर उसको टिश्यू कल्चर में हम माइक्रो प्रोपोगेशन के थ्रू जो है सीडलिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो है कटिंग्स के थ्रू है जो कि कमर्शियली ये मेथड यूज़ किया जाता है। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ बेड। अब पॉली हाउस के अंदर अब आपके पौधे तैयार हो जाएंगे जब कटिंग्स के थ्रू, तो आपके बाद उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि पॉली हाउस के अंदर हम बेड कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्यारियाँ कैसे तैयार करेंगे जिसमें कि हम कार्नेशन को प्लांट करें। तो देखिए पॉली हाउस के अंदर जो बेड प्रिपरेशन होती है वो बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे हम लोग पहले पिछली कुछ क्रॉप्स में हम लोग डिस्कस किए हैं, जैसे रोज़ में, क्राइजेंथेमम में या जरबेरा में। मीन्स रेक्टेंगुलर शेप की जो है बेड होनी चाहिए। तो सॉइल को सबसे पहले जो है अच्छी गहरी उसकी जुताई कर लेनी चाहिए, 80 से 100 सेंटीमीटर गहराई तक अच्छी जो है मिट्टी में पोरोसिटी होनी चाहिए, है ना। साथ ही साथ सॉइल में जो है परलाइट या लॉक वूल को मिक्स कर लेना चाहिए ताकि सॉइल में एरेशन अच्छा रहे, 3:1 या 1:1 के रेशियो में। सॉइल मिक्सचर में जो होना चाहिए वो 50% सैंड होनी चाहिए, जो मिट्टी होनी चाहिए उसमें 50% सैंड होना चाहिए, 30% लोम और 20% क्ले। इस रेशियो में होगा तो हमारी सॉइल जो है वो सैंडी लोम होगी और उसका ड्रेनेज और एरेशन उसमें अच्छा होगा। और फिर सॉइल को हमें स्टेरलाइज कर लेना है
मतलब पॉली हाउस के अंदर की मिट्टी को स्टेरलाइज कर लेना है मिथाइल ब्रोमाइड से या फॉर्मेल्डिहाइड से, हम उसको या किसी भी दूसरे फंजीसाइड से हम अच्छी तरह से स्टेरलाइज कर लेंगे ताकि किसी भी तरह की सॉइल बॉर्न डिजीज़ ना हो। अब जो बेड हम प्रिपेयर करेंगे पॉली हाउस के अंदर, वो 30 सेंटीमीटर हाइट, मतलब रेज्ड बेड, मतलब जो क्यारियाँ बनाएंगे जहाँ पर हमें प्लांटेशन करना है, तो वो क्यारियाँ जो होंगी वो 30-30 सेंटीमीटर की हाइट की होंगी और लगभग 1 मीटर की चौड़ी होगी। हमने बताया रेक्टेंगुलर शेप की होगी, चौड़ाई हम कम रखते हैं ताकि हम दोनों साइड से हर पौधे तक अपनी पहुंच बना सके, और लंबाई हम कितनी भी रख सकते हैं जितनी की पॉली हाउस में स्पेस अवेलेबल हो, है ना। और 2 बेड्स के या 2 क्यारियों के बीच की दूरी जो होगी वो 30 सेंटीमीटर। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये किस तरह से, देखिए कार्नेशन के लिए ये जो है प्लांटिंग बेड्स जो है वो तैयार किया गया है, जिसमें 1-1 मीटर चौड़ाई है और लंबाई लंबी है। और ये ड्रिप इरिगेशन के लिए ये जो है पाइपलाइंस जो है वो फैला दी गई हैं। तो इस तरह से पॉली हाउस के अंदर क्या, मतलब पॉली हाउस के अंदर जो है जब हम कार्नेशन का प्लांटेशन करते हैं तो उससे पहले जो सॉइल प्रिपरेशन या बेड प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कितनी जो है स्मूथली और कितना जो है परफेक्टली एक एक जो है सीड प्लांटिंग बेड्स जो है जो तैयार की गई हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप आता है प्लांटिंग का। फिर हम जो है प्लांटिंग करते हैं। जो हमारे प्लांट्स हैं जो हमने कटिंग से तैयार किए हैं, जो 20-22 दिन में रेडी हो जाते हैं प्लांटिंग के लिए, उनको हम प्लांट करते हैं इन्हीं बेड्स पर, और अलग अलग स्पेसिंग रखते हैं, डिपेंड करता है वैरायटी टू वैरायटी, लेकिन नॉर्मल जो है 30 से 45 प्लांट पर स्क्वायर मीटर में आते हैं, वो अलग अलग स्पेसिंग के अकॉर्डिंग। जैसे 15 to 8 सेंटीमीटर की स्पेसिंग भी हम रख सकते हैं, मीन्स 15 रो टू रो और 8 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट। उसी तरह 15 into 15 भी हम रख सकते हैं, 15-20 की भी स्पेसिंग रख सकते हैं, या और 15 into 10 सेंटीमीटर की भी स्पेसिंग हम रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम डिफरेंट स्पेसिंग के थ्रू, मतलब 4 रोज़ की भी हम प्लांटेशन कर सकते हैं, 6 रोज़ की भी कर सकते हैं और 5 रोज़ की भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर भी 3 to 6 रोज़ की ये प्लांटेशन किया गया, 6 रो में प्लांटेशन किया गया है ना। और आप इसमें देख रहे होंगे कि प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस बिल्कुल गड़बड़ ना होने पाए, तो इसलिए देखिए ये नेट के वायर का जो है वो बना हुआ है, एक नेट के वायर के ब्लॉक्स बने हुए हैं, जिस ब्लॉक्स को रख दिया गया और हर ब्लॉक के अंदर प्लांटेशन कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि स्पेसिंग में जो है प्रॉब्लम नहीं आती, एकदम एक्यूरेट स्पेसिंग होती है। तो जो है इस तरह से इसका ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। डीप प्लांटिंग को अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज़्यादा गहराई में प्लांटिंग नहीं करना चाहिए, और शुरुआत से ही क्रॉप की जब इनिशियल मतलब ट्रांसप्लांटिंग के बाद से ही कार्नेशन की जो कटिंग्स हैं उन पर जो है शुरुआत के दिनों में, ताकि इसलिए डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, शेड रहनी चाहिए। तो इस तरह से हम प्लांटिंग कार्नेशंस की करते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट आफ्टर प्लांटिंग नेक्स्ट है इंटरकल्चर नेशंस में करते हैं, वो स्पेशल कुछ इंटरकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं और कुछ जो है जनरल इंटरकल्चरल प्रैक्टिस में, जैसे वीडिंग है, इरिगेशन है या मैन्योरिंग, तो ये तो जनरल है। स्पेशल कल्चरल प्रैक्टिस में है जैसे पिंचिंग है, डिसबडिंग है, स्टेकिंग है। स्टेकिंग तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंटरकल्चरल ऑपरेशन है कार्नेशन में। तो वो हम कैसे करते हैं इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। हम लोग आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसमें किसी तरह का कोई